हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका का साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर के रोशनदान कहते हैं, घर के रोशनदान कहते हैं। मैं अमानिया देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लो 1857 में जल चुकी थी, जो मशाल बन के 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कालीन से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फरे में फंस गए थे, तब रंग वसंती शोले की एक आवाज टोलों पे टूले उमड़ ले आते थे। उनके वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब भी वो अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में अपनी सुहाग हरा देने वाली औरत जब घर की हालात ऐसे हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नाने नोने हालियों का लंगोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों का चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गया, भाई के पढ़ाई गया, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई पोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर बेच दिया करती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और उसे पत्र लिखकर बेचती थी कि अम्मा ने खत लिखा बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ये देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की चाह में नंगे पांव में जो तिरंगा बेच रहा है, क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, देश के लिए समर्पण का भाग है देशभक्ति, और हर देशद्रोही की जुबान में आने वाली तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी। भाई तेरे से रहना है तो रही जमीन पर, वरना यह कब्र तेरी है, यह कब्रिस्तान तेरा है, यह कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपनी बुरी माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर रखता है। करावती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हैं। आज की दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बंधे रखने के लिए, वही युवा जब 4x4 इंच की स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के माध्यम की घर्षण से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता था। और मैं बता दूं, हम आज भी महिला सुरक्षा के माध्यम पे 4थे नंबर पर आते हैं। हमने एक ऐसे समाज पर जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तरफते सो जाते लोग, और भूखे नंगे तरफते सो जाते लोग।
मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की जोके है ना, जो जीते जी रखकर दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरने वाले को दान दीजिए। यही सच्ची देश प्रेम है, यही सच्ची राष्ट्र प्रेम है। न रब मेरा है न सरकार मेरी है, न रब मेरा है न सरकार मेरी है, ना तो ये बड़ा सा नाम मेरा है। लेकिन एक बात का गुरूर है मुझ में कि मैं भारत की हूँ और यह भारत मेरा है और यह भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, जहाँ मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो गए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाते तो। एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्व की शिक्षा को बुनियाद रखी, आज विश्व की 100 सर्व विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसी शिक्षा संस्थान है, वही दूसरी ओर इस देश के गरीब को बेरोजगारी जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ाया दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का एक ही कारण है, वो है हमारी शिक्षा नीति में केवल 2 ही लोग बनते हैं। पहले जो विद्वान है और दूसरे जो धनवान है। ऐसे कई गजब की बीमारी है और इन सब बीमारियों का जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में इस देश की युवा जब तक अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान से रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक हमारे समाज के शैक्षिक वर्ग ही बिल्ली की रास्ता काटने पर खड़े हो जाना। अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे की धर्म को अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश के अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारा संस्कृति, हमारा संविधान को दुनिया ने शीश नवाया, तो क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम धर्म की संरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक कण को बर्बाद करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाली हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्य भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर अपनी कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतीन, चैतिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाला, धार्मिक रूप से अंधा, जैनेतिक रूप से गंदा, सच्चितिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न पे खंडमय खंड भारत को जब तक कंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा के लिए हर उस जवान को, इस देश की पुलिस, प्रतिष्ठान, किसान और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपने काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी असंभव है। आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिल में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां हमारा। वंदे मातरम।